हेलो एंड नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का सच्ची घटनाओं के इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे अमावस की उस रात की कहानी के बारे में जिसको सुनते ही अच्छे के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी कहानी को सुनते वक्त कोई भी व्यक्ति अपने पीछे नहीं देखेगा, वरना वह बहुत डर जाएगा। कृपया कहानी को मन से सुनते रहें और लास्ट में बाहर देखें। एक बार की बात है, एक गांव में नीरज और राजू दो भाई रहा करते थे। राजू की शादी हो गई थी और वह अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन नीरज की अभी शादी नहीं हुई थी। धीरे धीरे नीरज भी बड़ा होता गया और बड़े भाई राजू को नीरज की चिंता होने लगी। समय गुजरता गया, धीरे धीरे राजू ने नीरज की शादी करने का विचार किया और एक बढ़िया सुंदर सी लड़की के साथ उसकी शादी करा दी। समय के साथ नीरज बहुत ही कामचोर था, क्योंकि राजू बहुत ही मेहनती था और बड़े भाई होने के नाते उसके ऊपर परिवार की सारी जिम्मेदारियां थीं। शादी के बाद नीरज ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था और वह दिन प्रतिदिन और गरीब होता जा रहा था। जब तक उसके ऊपर बड़े भाई का सहारा था तब तक तो वह खूब घूमता टहलता था, मौज मस्ती करता था। लेकिन जैसे ही छोटे भाई और उनकी पत्नियों के बीच अनबन हुई और दोनों लोग एक साथ नहीं रह पाई पत्नियां, तो मजबूरन में उन्हें अपना चूल्हा अलग जलाना पड़ा। नीरज की बीवी, जो बहुत ही चलते पुर्जे की थी और बहुत ही चंचल थी, चालाक थी, चतुर थी। एक बार की बात है, जब दोनों ने ही फसलों में राजू की फसल बहुत ही अच्छी हुई, उसके पास खूब ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा हुआ, जबकि वहीं नीरज के कम पैदा हुआ, क्योंकि वह काम नहीं करता था, सिंचाई भी नहीं करता था खेतों की। तो एक बार की बात है कि नीरज की पत्नी अपने पति नीरज से कहती है कि ऐसा करते हैं कि हम लोग राजू के घर से अनाज चुरा लेते हैं, क्योंकि राजू कहीं बाहर गया हुआ था और उसकी पत्नी अकेली वहाँ पे घर पर रहती थी। उसने अपनी पत्नी का कहना मानकर नीरज और उसकी पत्नी दोनों लोग उसके घर पहुंचे, राजू के अपने बड़े भाई के घर पहुंचे। जैसे उन्होंने बोरा में चाकू मारकर अनाज निकालना चाहा, तो नीरज की पत्नी ने यह सारा माजरा देख लिया और कहा कि आप लोग मेरा ये सामान लेकर कहाँ जा रहे हो। जब नीरज और उसकी पत्नी ने यह सब देखा कि भाभी ने सब कुछ तो देख लिया है, अब क्या करेंगे, और उन्होंने नीरज की पत्नी ने राजू को जबरन अपनी भाभी को मारने पर मजबूर कर दिया और उसकी हत्या कर उसे दूर जंगल में गाड़ आए। अगले दिन जब राजू अपने घर आया और उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाना चाहा, कई बार आवाज़ लगाने के बाद भी राजू की पत्नी की कोई अता पता नहीं चल रहा था। वह घर में प्रवेश किया, पिछले कमरे में गया तो वहाँ वह देखता है कि उसका ताला टूटा हुआ है और अनाज बिखरा पड़ा हुआ है। वह काफ़ी परेशान हुआ और उसने अपने छोटे भाई से पूछा कि भाभी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है, क्या तुम्हें पता है। दोनों ही हड़बड़ाहट में बोले, हमें क्या पता, शाम तक तो यहीं थी। राजू ने आसपास के लोगों से पूछा, गांव के लोगों से पूछा, लेकिन अभी भी उसकी पत्नी का कोई अता पता नहीं चल रहा था। राजू बहुत घबराया हुआ था और वह अपने घर पे आके बैठ गया। एक दो दिन छानबीन करने के बाद उसे बोरे में से एक चाकू मिली जिसमें खून भी लगा हुआ था। वह और अत्यधिक परेशान हो गया और उसने खाना पीना त्याग दिया। 10 दिन बाद छोटे भाई नीरज ने कहा कि ऐसा है भैया कि अब भाभी तो है नहीं, भाभी शायद चली गई हैं अनाज चोरी करके, और अब आप क्या करोगे, हमारे साथ रहने लगो। लेकिन कहीं ना कहीं राजू को अपने भाई पर शक जरूर था, क्योंकि छोटा भाई बहुत ही बदमाश किस्म का था और उसकी पत्नी तो उससे भी ज़्यादा बदमाश थी। लेकिन राजू ने परिस्थितियों को समझकर अपने भाई के साथ रहने में ही अपनी भलाई समझी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक बार की बात है कि गांव के कुछ लोग जंगल में लकड़ी काटने गए हुए थे। लकड़ी काटने वक्त वहाँ किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उन लोगों ने कहा कि यहाँ जिस जंगल में कौन रो सकता है, चलो चलकर देखते हैं। और वह जब जाकर देखते हैं तो एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठे रो रही थी। और जब वह लोग उसके पास गए
तो वह औरत गायब हो गई और अचानक से ये आवाज़ आई कि आप लोग मेरे जंगल से चले जाओ, वरना मैं एक एक करके सबको मार डालूंगी। तुम लोगों ने मेरा अनाज चुराया है। अब तुम्हारे गांव में हर साल सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, पानी की किल्लत हो जाएगी, अनाज पैदा नहीं होगा और हर अमावस की रात को एक मृत्यु होगी। इतना सब सुनकर गांव वाले बहुत दहशत में आ गए और वह बात करने लगे कि अमावस की रात को एक मृत्यु होगी या हत्या होगी और अनाज चुराया है, तुम लोगों ने मेरा अनाज चुराया है, तो कहीं ये राजू की बीवी तो नहीं। वो सब आपस में ऐसी बात ही कर रहे थे, तभी फिर अचानक से जोर से आवाज़ आई, अभी तक तुम लोग गए नहीं, चले जाओ यहाँ से, वरना एक एक करके सबको मार डालूंगी और बता देना सारे गांव वालों को कि अब मैं वापस आ गई हूँ और किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हर अमावस की रात को एक लाश मिलेगी आप लोगों को। गांव वाले बहुत तेजी से गांव की ओर भागते हुए आए और एक दूसरे को बताने लगे। यह घटनाक्रम नीरज ने भी सुना। जब नीरज ने सुना तो उसने दौड़ते दौड़ते अपनी पत्नी को सारी बात बताई कि अब हम लोग नहीं बचेंगे, और उसकी राजू की बीवी लौट आई और वह चुड़ैल बन गई है। दोनों लोग आपस में बात ही कर रहे थे, तभी वहां पर राजू आ जाता है और राजू कहता है कि नीरज क्या बात है, आप दोनों इतने घबराए हुए क्यों हो? तो नीरज कहता है कि नहीं भैया, मैं वो बात बता रहा था कि एक कोई चुड़ैल है जो ऐसा कह रही है, तो वही उसी के बारे में बता रहा था। उस रात नीरज और उसकी पत्नी को नींद नहीं आई। पूरी रात वो करमट बदलते रहे, क्योंकि 3 दिन बाद अमावस की रात थी। और वो अमावस की रात, जिस रात को राजू की बीवी ने जो चुड़ैल बन गई थी, उसने वादा किया था कि वह अब किसी को नहीं छोड़ेगी। धीरे धीरे 1-2 दिन गुजरे, किसी भी तरीके से बड़े डर और दहशत से 2 दिन गुजर गए। राजू के चेहरे पे 12 बजे रहते थे और वह आए दिन परेशान रहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो करे क्या। उसे यह लग रहा था कि कौन सी कयामत आने वाली है, और वह अचानक सपनों में किसी स्त्री की रोने की आवाज़ सुनाई देती थी तो वह डर के बैठ जाता था। और उसकी पत्नी को भी बड़े बड़े घुंघरारे बाल वाली कोई महिला, लंबे लंबे बाल और बिखरी हुई आंखें, बड़ी बड़ी आंखें, ये दोनों सपने में देखकर डर जाते थे। और दोनों इतना परेशान हो गए कि अब उन दोनों को एक हद तक वो बीमार हो गए थे। बड़े भाई राजू ने उन दोनों को समझाया बिठाया, लेकिन अगले दिन ही अमावस की रात थी। वो दोनों भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हमें इस मुसीबत से निकालो, अब हम आपकी शरण में हैं। भगवान बस किसी न किसी बहाने से जो उन्हें भूल जाते हैं उनको याद दिलाते हैं, तभी तो कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे और दुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। दोस्त, भगवान बड़े ही दयालु होते हैं, तुरंत क्षमा भी कर देते हैं। उस गांव में किसी की मौत आने से पहले भगवान ने एक फरिश्ते के रूप में गांव में उसे भेज दिया। उसका नाम था विराट। वह भगवान को मानने वाला एक नेक बंदा था। वह किसी काम से वहाँ से गुजर रहा था। रात होने वाली थी, इसलिए उसने सोचा क्यों ना मैं यहाँ रात गुजारूँ और ठहर जाऊँ। वह उस रात की ओर चल दिया, कमर में तलवार लटकाए हुए, राजाओं जैसे कपड़े पहने हुए। वह पहुंचा गांव में। अजनबी को देखकर कुछ लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो? उसने कहा कि मैं विराट हूं और किसी काम से यहाँ से गुजर रहा था। रात होने वाली थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसी गांव में ही ठहर जाऊं। उसने कहा हाँ, कुछ लोग कहते हैं। उन्हें लोगों को लगा कि शायद ये वही विराट है जिसे भगवान ने भेजा है। लेकिन मित्रों, उस चुड़ैल का सामना ना कोई विराट कर सका, ना ही किसी भगवान की शक्तियां कर सकी। जिस महिला के साथ अत्याचार होता है वह अपना बदला जरूर लेके रहती है। अमावस की रात 12 बजे नीरज और उसकी पत्नी
आराम से सोए हुए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब उन्हें कोई डर नहीं है। गांव में भी बड़ा सामान्य माहौल रहा एक दिन पहले, लेकिन जैसे ही रात 12 बजे राजू अपना बाहर लेटा हुआ था और पति पत्नी दोनों ही अभी भी चंचलता थी और किसका धन संपत्ति हड़पने की लगातार तैयारी वो करते रहते थे। रात 12 बजे अचानक एक हवा का झोंका आता है और उनके कमरे का दरवाजा सटाक से खुल जाता है और सभी खिड़कियां भी खुल जाती हैं। दोनों लोग देखते हैं कि एक बड़ी विशाल काय महिला, जिसने रंग बिरंगी साड़ी पहन रखी है और लंबे लंबे बाल, जो से एक दुर्गा माँ का रूप दिखाई दे रहे हैं, बड़ी बड़ी आंखें, और हाथ में वही चाकू जो अब तलवार का रूप ले चुकी है, और लाल लाल आंखें उनको दिखाई देते हैं। दोनों बहुत ही डर जाते हैं और दया की भीख मांगने लगते हैं। वो कहते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमसे गलती हो गई भाभी, हमें माफ़ कर दो। लेकिन शायद कहते हैं कि जब तक इंसान ज़िंदा होता है तब तक उसकी आत्मा ज़िंदा होती है, लेकिन तब मरने के बाद सिर्फ उसका बदला ज़िंदा होता है, उसका कर्म ज़िंदा होता है। चुड़ैल ने एक देखा ना कुछ और शटाक से उस चाकू से उन दोनों की गर्दन काट दी। मित्रों, एक आवाज़ तक नहीं आई और उस रात, अमावस की रात को, दोनों ही कत्ले एक साथ 2 लाशें वहाँ पर पड़ी और उसका कहना था जैसे ही लाश गिरी दोनों की हत्या